नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे यूपी विधानसभा से। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज देखिए अंतिम दिन है। 2027 तक यूपी को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। गरीबी मुक्त निवेश हब और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा, कुटीर उद्योग, सौर ऊर्जा और किसानों के लिए बड़े ऐलान होंगे। और साथ ही साथ देखिए ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है, लेकिन विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा लगातार जारी है। कल सुबह 11 बजे से शुरू हुई बहस में विकास का विस्तृत मसौदा पेश किया गया। सरकार का लक्ष्य 2027 तक यूपी को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने और आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 तक गरीबी मुक्त राज्य बनाने का है। बता दें कि विजन डॉक्यूमेंट में जीरो पॉवर्टी, सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष टेक्नोलॉजी और आईटी हब विकसित करने की योजना शामिल है। ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा, सौर ऊर्जा पर शोध और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थायी सुरक्षा मजबूत करने की रूपरेखा पेश की गई है। इसके साथ ही किसानों को तकनीकी ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच और आधी आबादी यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, देखिए आज यूपी विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है, इसको कैसे देखा जाए और क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो विजन 2047 पर चर्चा हो रही थी उसका भी समापन होगा और करीब 11 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद होंगे और सदन में वह अपनी बात रखेंगे, विजन पर चर्चा करेंगे। विजन पर जो तस्वीर होगी उत्तर प्रदेश की उसके बारे में बताते हुए नजर आएंगे। तो साफ है कि पिछले 24 घंटे से लगातार ये जो चर्चा है वो चल रही है। चर्चा के दौरान जो अलग अलग मंत्री हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है, विधायकों ने अपना पक्ष रखा है। वहीं अगर कहा जाए तो विधायक पूजा पाल ने साफ तौर पे कानून व्यवस्था को बेहतर बताया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और इस प्रशंसा के दौरान उन्होंने कहा कि एक माफिया के आतंक से मुख्यमंत्री ने मुक्ति दिलाई है। यह बड़ा कदम है और यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। तो साफ है कि इसी को लेकर पूरी जो एक सिस्टमैटिक जो विचारधारा है वो निकलकर सामने आ रही है और जो विजन है उस विजन को आगे किया जा रहा है। इस विजन के जरिए जो किसान है, गरीब हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, उन सभी के जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किया जा रहा है। इसी के साथ ही जो है पूरा तरह जो तकनीक है उस तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए, एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो निवेश है उस निवेश को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन सब बातों पर भी चर्चा हुई है और इसी को लेकर रखा गया था कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विजन 2047 का जो लक्ष्य है वो पूरा करना है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानसून सत्र में 24 घंटे का चर्चा रखा गया था। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि विजन डॉक्यूमेंट नहीं, जबकि रीजन डॉक्यूमेंट जारी करना चाहिए, रीजन बताना चाहिए कि आपने पिछले 8 सालों में क्या कुछ किया है, जनता के कामों को क्यों नहीं किया है। तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर इस सत्र में दिखाई दिया है और चूंकि आखिरी दिन है तो आज का दिन काफी अहम हो जाता है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजन डॉक्यूमेंट पर अपना पक्ष रखते हुए दिखाई देंगे। अवनीश, क्या लगता है कि जब सत्र के बीच में विजन डॉक्यूमेंट को रखा जाएगा तो उस बीच सपा पार्टी की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आए, उनका भी यहाँ पर हंगामा देखने को मिले? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी फतेहपुर मुद्दे को लेकर लगातार सदन में हंगामा करती हुई हमने देखी है और नारेबाजी भी जमकर की गई और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, साफ है कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही हंगामा कर रही है। समाजवादी पार्टी ने बाढ़ का मुद्दा या स्कूल के विलय का मुद्दा उठाया है, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है, महंगाई को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया और अलग अलग जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सरकार के सामने रखा और आरोप लगाया कि सरकार जो है उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही, वो किसी मुद्दे पर बात नहीं करे। और यही वजह है कि पहला दिन हो सत्र का या दूसरा दिन, दोनों दिन जो पूरे सदन जो है उसको स्थगित करना पड़ा था और इसमें
समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि विजन डॉक्यूमेंट तो पेश कर रहे हैं, लेकिन जो इस समय मुद्दे हैं, जो इस समय समस्याएं हैं, उसका समाधान सरकार की ओर से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और यही वजह है कि जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अगर पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन सबसे पहले गोरखपुर में जो माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया था कि उनको अपमानित किया गया, इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया, उस पर सरकार से जवाब मांगा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था कि वहां पर जो लोग विरोध कर रहे थे का वो व्यापारी थे। ऐसे में वहां पर जो मामला था उस मामले को संज्ञान में लिया गया था, उस समस्या का समाधान किया गया था। आप अनैतिक जो है राजनीति करने पहुंचे थे, जिसमें माता प्रसाद पांडे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी टकराव देखने को मिला था। और यही जो क्रम है वो मानसून सत्र में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है। तो साफ है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक जो हैं वह विपक्ष पर हमलावर हैं, विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब न देने का आरोप लगा रही है। जी अवनीश, हम ये तो लगातार देख रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर है और आगे बढ़ रही है, लेकिन जो सवाल जो कई तरीके के यहाँ पर आरोप लगाते हुए विपक्ष भी दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इनके भी जवाब देनी चाहिए, सरकार को चर्चा करनी चाहिए इन विषयों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विषय भी बेहद ज़रूरी हो जाते हैं और सवालों का जवाब तो बनता ही है सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर कहा जाए सरकार की ओर से, तो सरकार की ओर से लगातार संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मुद्दे हैं आपके, उन मुद्दों को तार्किक तरीके से रखिए, सरकार उसका जवाब दे रही है। सरकार ने कई सवाल का जवाब भी दिया है, कई मुद्दों पर चर्चा भी की है, लेकिन लगातार जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वह हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। और इससे पहले जब फतेहपुर की घटनाक्रम हुआ था, फतेहपुर का घटनाक्रम पर भी सरकार का जवाब आया था, उसमें जो मुकदमा है दर्ज कर लिया गया, किस तरीके से जो विधिक कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया गया, उस पर पूरी जानकारी सरकार की ओर से दिया गया, बाढ़ नियंत्रण को लेकर जवाब दिया गया है। तो अलग अलग जो मुद्दे हैं उस पर सरकार का दावा है कि वो बेहतर तरीके से तार्किक और आंकड़ों के साथ विपक्ष को जवाब देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने अवनीश की सरकार लगातार विपक्ष को जवाब देती हुई नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन को रखा गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा बलों को सतर्कता और पैनी नजर बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ होटल, रेस्टोरेंट्स और जो भी चौक चौराहे हैं उन पर पैनी नजर सुरक्षा बलों की रहने वाली है, क्योंकि लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने सख्त निर्देश यहां पर सुरक्षा बलों को दे दिए हैं और साथ ही साथ संदिग्धों पर भी पैनी नजर यहां पर सुरक्षा बलों की रहने वाली है। तो स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है, पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये पूरी प्रक्रिया देखिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन को रखा गया है, पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। निसार से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और इसके मद्देनजर ये पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। निसार। जी बिल्कुल मीनाक्षी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की तकरीबात से पहले यहाँ पे सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दी गई है, यहाँ पे उन हसास जगहों पे भी सिक्योरिटी एहलकार की जो हिसाब की तैनाती कर दी गई है। खास करके साउथ कश्मीर की बात की जाए तो साउथ कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां में मजीद यहाँ पे फौज तैनात किए गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, आर्मी पूरी तरह से आज से लेकर कल शाम तक यहाँ पे पूरी तरह से मॉनिटर करेगी और पूरी तरह से यहाँ पे जिस तरह से लोगों में भी एक जज्बा नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ कई रिहर्सल मुनक्कद किए गए हैं, कई रैली यहाँ पे मुनक्कद की गई है। खासकर जो जम्मू कश्मीर फेस्टिवल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से तकरीबन 3 दिनों से यही सिलसिला जारी है, क्योंकि पूरी तरह से जो अंदरूनी सदर दफातर होते हैं देहात डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए गए हैं और लोगों में ये जागृति भी पैदा की गई है कि इस दिन की अहमियत और खासियत क्या है। लेकिन अगर सिक्योरिटी व्यवस्था की बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार यहाँ पे मुआयना कर रही है, रात भर यहाँ पे गश्तें कर रही है, यहाँ पर उन जगहों पे जहाँ पे कौमी
परचम को यहाँ पे सलामी पेश की जाएगी। खासकर जो सदर दफातर में जो कॉलेज स्टेडियम होते हैं या दीगर सरकारी जो कोई ऐसा मौका जो कोई ग्राउंड होता है, वहाँ पे जो तकरीबात मुनाकिद होगी, पूरी तरह से एक हफ्ता पहले उन जगहों को मॉनिटर किया गया है। वहाँ पे मशीनों के जरिए वहाँ पे पूरी तरह से मुआयना किया जाता है कि कोई ऐसी सूरत हाल यहाँ पे पैदा न हो जाए। लेकिन जिस तरह से अगर व्यवस्था की बात की जाए, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग उन्होंने भी पूरी तरह से यहाँ पे हर एक छोटे बड़े जगह को, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे कौमी परचम को सलामी पेश की जाएगी और उन जगहों को पूरी तरह से मॉनिटर किया गया है। वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्स है वो तैनात कर दी गई है। खासकर अनंतनाग का जो मेन सेंटर है, उन्हें सपोर्ट स्टेडियम अनंतनाग है, जहाँ पे कल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग या कोई दीगर पर्सनैलिटी यहाँ पे कौमी परचम को सलामी पेश करेंगे। पहले से ही वहाँ पे आज सुबह से ही वहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। वहाँ पे जो भी एंट्री कर जाता है उसके पूरी तरह से उसके शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है, उसका पूरी तरह से उसकी छानबीन की जाती है। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो इस वक्त जो माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ, क्योंकि 2019 से पहले यहाँ अलग माहौल हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे अलग माहौल हुआ है, वो सामने आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से खासकर जो सरकारी मुलाजिमीन होते हैं वो पहले आज सुबह से ही यहाँ पे पूरी तरह से इस ताकतों में लगे हुए हैं। यहाँ पे सपोर्ट स्टेडियम अनंतनाग में उन्होंने हाजिरी पेश की है, यहाँ पे कौमी परचम को सलामी पेश की। एक रिहर्सल प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया गया है, जिसकी मेजबानी खुद डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने यहाँ पे अंजाम दिया। इस वक्त जो जंगलात मंडी से लेकर जो अनंतनाग का जो अंदरूनी कस्बा है, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जो रैली जा रही है, तकरीबन 2 किलोमीटर का लंबा जो कौमी परचम है वो सरकारी मुलाजमीन के हाथ में है और नए जोश व जज्बे के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी पूरी तरह से इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। अगर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, हमला हुआ तो उस वक्त भी लगातार विपक्ष ये सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस की लैप्स है और वहाँ पर कमी रही इंटेलिजेंस की। और अब देखा जाए कि स्वतंत्रता दिवस है तो इसके मद्देनजर क्या कुछ नए पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है, और साथ ही साथ अगर हम सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की बात करें तो इसके लिए क्या कुछ नए कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने भी यहाँ पे सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हाईटेक सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे उन जगहों को पहले से एक हफ्ते पहले मॉनिटर किया जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार तैनात किए जाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी कोई प्रोग्राम मुनक्कद होने जा रहा है, जहाँ जहाँ पे भी कोई तकरीब मुनक्कद होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो हर डिस्ट्रिक्ट में सबसे अहम बात अगर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर की बात की जाए तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद जो वहाँ पे कौमी परचम को सलामी पेश करेंगे। वहाँ पे एक हफ्ते पहले किसी भी इवेंट को की इजाजत नहीं दी गई है, वहाँ पे किसी भी खेल के सरगर्मी को मुअत्तल कर दिया गया है। वहाँ पे पूरी तरह से उस स्टेडियम को सिक्योरिटी के अंडर रखा गया है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं, वहाँ पे लगातार जो कंसर्न थाना है उस जगह को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर वैली में जो हसास मानी जाती है, यहाँ पे सूरत हाल ऐसी ही बनी हुई है। जहाँ जहाँ पे भी तकरीब मुनक्कद होगी वहाँ पे पहले से ही सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं। वहाँ के जो कंसर्न थाने हैं उनके एसएचओज को ये हिदायत दी गई है कि पूरी तरह से उस जगह को हर पल उनको उसको जगह को मॉनिटर किया जाए और रिपोर्ट जो आला अफसरान होते हैं उनको सौंपे। बहरहाल इस वक्त ऐसा कोई माहौल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग पुरजोश के साथ लोगों का एक मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है। लोग बड़े खुश बड़े चाको चौपन के साथ ऐसी तकरीबात में शिरकत करने के लिए आन पड़े हैं। न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन, जो मुकामी लोग हैं वो भी इन तकारीबों में शिरकत करने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं, काफी उत्साह उनमें नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पे जिस तरह से जो 2019 के बाद बिल्कुल पूरी तरह से नई तस्वीर सामने आ रही है कि एक बदलता हुआ माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि आप वो माहौल यहाँ पे नहीं दिख रहा है जो 2019 से पहले, क्योंकि आप पूरी तरह से छोटे बच्चे, सरकारी मुलाजमीन या आम लोग या ताजिर बरादर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी इस आज की तकरीबात में शामिल होने लगे हैं। अब यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उतने बड़े चैलेंजेस सामने नहीं है, खासकर जो यहाँ पे ग्राउंड एरियाज है, अनंतनाग है, श्रीनगर है, पुलवामा है, बारामूला है। अगर जो पापरीच इलाके है वहाँ पे अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा तनाव देखने को मिल रहा है जिसके लिए जो एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज खड़ा करती है। लेकिन जो ग्राउंड एरियाज है यहाँ पे बिल्कुल तस्वीर बदल गई है। यहाँ पे इतना ज्यादा कष्ट यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं उठाना पड़ता, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से यहाँ पे एक हिकमत अमली अपनाई गई है ताकि जिस तरह से जो 15 अगस्त कल यहाँ पे तकरीबात मुनक्कद होने जा रही है, यौम आजादी का दिन है, तो उस सिलसिले में यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप अपनी पूरी नजर बनाकर रखिए। मध्य प्रदेश में अपैरल टेक्सटाइल निवेश का नया दौर देखने को मिला है। जी हाँ, आज सीएम मोहन यादव ग्लोबल ब्रांड्स से संवाद करेंगे। 15 से अधिक शीर्ष ग्लोबल अपैरल टेक्सटाइल ब्रांड्स के साथ
राउंड टेबल ये मीटिंग होने वाली है जिसमें मेड इन एमपी को वैश्विक पहचान मिलेगी। निवेश, निर्यात और रोजगार के नए अवसर खुलने की भी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज देश विदेश के 15 से अधिक यानी कि टॉप 15 शीर्ष अपैरल और टेक्सटाइल ब्रांड्स के उद्योगपतियों से निवेश को लेकर यहां पर संवाद करेंगे। समत्व भवन भोपाल में होने वाली इस राउंड टेबल मीटिंग में पीएम मित्रा पार्क, राज्य की औद्योगिक अवसंरचना, कुशल श्रम शक्ति और मेड इन एमपी वेयर अक्रॉस द वर्ल्ड विजन पर चर्चा होगी। बैठक में बीएसएल एसोसिएशन और राज्य सरकार के बीच देखिए एमओयू होगा जिससे निवेश संवर्धन, सोर्सिंग सुविधा और क्षमता निर्माण में दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित होगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ग्लोबल ब्रांड्स से यहां पर सीधा संवाद आज करेंगे। मेड इन एमपी को यहां पर इस संवाद के जरिए वैश्विक पहचान मिलने वाली है। निवेश, निर्यात और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद यहां पर एमपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस ओर लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं। निवेश को लेकर वो विदेश दौरे भी करते हुए नजर आए, हमने देखा। और अब एमपी को वैश्विक पहचान दिलाने की पूरी कोशिश यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, मेड इन एमपी को वैश्विक पहचान अब मिलने वाली है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी गौरव से ले लेंगे। गौरव, देखिए, बीएसएल एसोसिएशन और राज्य सरकार के बीच एमओयू होगा, क्या लगता है इस एमओयू के जरिए कि राज्य सरकार को बड़ा फायदा मिलने वाला है इसके जरिए? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश में पहले उन्होंने जिला स्तर पर एक कॉन्क्लेव की, उसके बाद उन्होंने संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों में गए, तमिलनाडु गए, हरियाणा गए, अन्य राज्यों के अलावा मुख्यमंत्री ने दूसरे देशों का भी दौरा किया, यूके गए, जर्मनी गए। तो वहां जाकर कुल मिलाकर निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का उनको न्योता। और अब जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी 2025 में भोपाल में हुई थी मीनाक्षी, जो भी उसमें एमओयू साइन हुए थे लगभग अब वो धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो एमओयू साइन हुए थे अब वो जमीनी स्तर पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कई उद्योगपति करीब जो है राउंड टेबल मीटिंग में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निवास पर 10:15 साढ़े 10 बजे मीटिंग होगी। इससे पहले 9:30 बजे भोपाल के बड़े तालाब पर, बड़ी झील पर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। बोट तिरंगा यात्रा यानी नौका तिरंगा यात्रा यहाँ होने जा रही है। मीनाक्षी, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पूरी तैयारियां मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने की है। ये देखिए आप, भोपाल की ये बड़ी झील है, बेहद खूबसूरत झील है और यहाँ पर अब से कुछ ही देर में ये क्रूज खड़ा है। भोपाल की लेक इस समय दिखाई दे रही है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, तमाम लाइफ जैकेट पहने हुए तमाम सैनिक तालाब में यहाँ पर तैनात हैं। खिलाड़ियों में, युवाओं में काफी उत्साह है, जोश है, देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लेकर वो यहाँ बैठे हुए हैं। अब से कुछ ही देर में मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यहाँ तिरंगा यात्रा में पहुंचेंगे और बोट तिरंगा यात्रा यहाँ पर होगी, यानी नौका पर, यानी नाव पर बैठकर जो है यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो देखिए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। पूरा देश, ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो पूरा देश स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, तो कुल मिलाकर पूरा देश इस वक्त जो है भक्ति में, राष्ट्र भक्ति में डूबा हुआ है। मीनाक्षी, चलिए गौरव, अपनी पूरी नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुख्यमंत्री साय का रायगढ़ और रायपुर दौरा है। सीएम साय स्वतंत्रता दौड़ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जी हाँ, धर्मजयगढ़ में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि रायपुर में भारत विभाजन विभीषिका दिवस में सीएम साय शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय आज रायगढ़ और राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। धर्मजयगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और संस्कृति रक्षा महासम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री रायपुर में आयोजित भारत विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय को लेकर रायपुर से। धर्मजयगढ़ में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए यहां पर सीएम विष्णुदेव साय नजर आने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में भी वो नजर आएंगे। सीएम साय स्वतंत्रता दौड़ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
तजीन नाज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तजीन, देखिए 2 क्षेत्रों का यहाँ पर दौरा करने जा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सीएम साय जो है आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और बात करें अगर हम सबसे पहले, तो आज जो है स्वतंत्रता दौड़ कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया गया था राजधानी रायपुर में ही सुबह 7 बजे। हर साल की तरह पिछली बार भी जो है सुबह 7 बजे स्वतंत्रता दौड़ का कार्यक्रम जो है आयोजन किया गया था। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जो है टंकराम मर्वा वो मुख्य रूप से उसमें उपस्थित होते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं जैसे जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो है स्वतंत्रता दौड़ कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, जिसमें सभी जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। काफी भीड़ थी, फिर चाहे वो महिलाएं, बच्चे, ये फिर युवा हो, सभी जो है उसमें उस दौड़ का जो है हिस्सा बने हुए नजर आए। और सीएम साय ने जो है सभी को जो है स्वतंत्रता दौड़ में शामिल होने के लिए धन्यवाद भी कहा। और कहीं ना कहीं युवाओं को जो है देश के प्रति उत्साह जो प्रोत्साहित है वो भी करते हुए वो मंच से नजर आए। इसके बाद ही आपको बता दें कि 12 बजे जो है वो धर्मजयगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो है वही धर्मजयगढ़ में ही जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है महासम्मेलन उस पे भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग समय पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो किए जाते हैं। और ऐसे में कल स्वतंत्रता दिवस है, उससे ठीक एक दिन पहले जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है वहां पर, उस पर वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो है शाम 5 बजे जो है वो राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और राजधानी रायपुर पे भी जो है पुरातत्व विभाग ने जो है सांस्कृतिक सम्मेलन का विभीषण का जो कार्यक्रम है वो वहां पे रखा हुआ है। और उस पे भी सीएम साय जो है इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से पूरा दिन जो है सीएम साय का जिक्र किया कि धर्मजयगढ़ में भी सीएम विष्णुदेव साय नजर आने वाले हैं और उनका कार्यक्रम धर्मजयगढ़ में भी रखा गया है, तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिले हैं? और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि वहां का माहौल और स्थिति क्या है सीएम विष्णुदेव साय के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पहले से ही जो है सारे कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम के जो निर्देश है वो दे दिए गए थे। और ऐसे में सुरक्षा के जो इंतजाम है, जो दशहरा मैदान में जो ये कार्यक्रम किया जाना है, तो वहां पर जो है सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। और सब वहाँ के जो कलेक्टर है और वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है उन सभी को जो है दिशा निर्देश दे दिए गए थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक सम्मेलन जो होना है उस पर सभी जो वहाँ की जनता जो है वो भी वहाँ पर पहुंचेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं सभी के अंदर जो एक उत्साह होता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है मुख्य अतिथि के रूप पर वहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो इन सभी चीज को लेकर जो है जनता के बीच एक खासा उत्साह जो है वो हमेशा देखने को मिलता है। और ऐसे में वहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या पर लोग भी जो है वहाँ पर सांस्कृतिक सम्मेलन का जो है हिस्सा बनेंगे। और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है उस मंच से भी जो है। चलिए तजीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को इस पूरी खबर को लेकर साझा करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।